तत्कर्मयन्न बन्धाय साया विद्याय मुक्तये आयासाया परम कर्म विद्या शिल्प नैपुण्यम। कर्म वो है जो बंधन में ना रखता, विद्या वो है जो मुक्त करते, जो मुक्ति का कारण बने, वही सच्ची विद्या है। और ऐसी ही विद्या हमें पठन, मनन और फिर लेखन के मार्ग पर ले जाती है। तो कहते हैं कि एक पुस्तक या किताब, उसके लेखक, उसके विषय की पूरी यात्रा होती है। उसके कितने ही मोड़ होते हैं, कितने ही पड़ाव होते हैं, और इन पड़ावों का साक्षी बनना एक सौभाग्य का विषय होता है। और ऐसे ही एक यात्रा को जानने और समझने का आज हम सभी को मौका मिला है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री पारिजात सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक द राइज एंड राइज ऑफ बीजेपी के विमोचन कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में हमें जिन परम प्रतिष्ठित और विद्वान अतिथियों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनका हृदय से स्वागत, हृदय से वंदन, हृदय से अभिनंदन। आज हमारे बीच माननीय श्री सुशील कुमार जी, श्री नंदकिशोर गर्ग जी, श्री मनोज सिन्हा जी यहाँ उपस्थित हैं। आप यहाँ पधारे हैं, हम सभी का सौभाग्य है। और इस सौभाग्य की विधिवत अभिव्यक्ति के सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में जिस पुस्तक का विमोचन होना है, उसके लेखक श्री पारिजात सिन्हा से मेरा अनुरोध कि वे यहाँ मंच पर आए एवं हमारे सभी माननीय अतिथिगणों को पुष्प स्तबक अर्पित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी कार्यक्रम हमारे लिए न सिर्फ ज्ञान वर्धन का कारण बनते हैं, कहीं न कहीं जीवन में एक नई रोशनी भी हमारे मन में, हमारे जीवन में फैलती है। और शायद यही कारण है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं, तो भारतीय परंपरा है कि दीप प्रज्वलन कर हम न सिर्फ अपने देवताओं का आह्वान करते हैं, हम अपनी अंतरात्मा से आह्वान करते हैं कि इस रोशनी के मार्ग पर हम सदैव चलें। तो बस अब अपने माननीय अतिथिगण एवं मंचासीन विद्वानों से मेरा साग्रह सानुरोध कि वे दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आप सभी से अनुरोध कि करतल ध्वनि के साथ यात्री का परिचय जानना और उसके अनुभवों को जानना और समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। द राइज एंड राइज ऑफ बीजेपी, इस पुस्तक की यात्रा को यदि हमें समझना है, तो इसके लेखक श्री पारिजात सिन्हा को जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो डॉक्टर प्रसून मिश्र से मेरा सविनय अनुरोध कि वे यहाँ डायस पर आए एवं लेखक महोदय का परिचय हम सभी से कराएं। पारिजात सिन्हा को उस समय से जानने का मौका लगा था जब मैं 6th कक्षा में था। तो
समझा जा सकता है कि मैं जो कुछ जान पाया हूं वो कुछ ज्यादा गहरा होगा। पारिजात जी एक्सटेम्पोर बोलने वाले सब दिन से रहे हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं और इस पुस्तक में उन्होंने प्रखंड सह सर्वे करके चीजों को उठाया है। पारिजात जी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के कंसल्टेंट रहे, सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इस रूप में इन दिनों काम भी कर रहे हैं। विजिटिंग फैकल्टी हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के। इसके अतिरिक्त कई शैक्षणिक गतिविधियां इनकी चलती रहती हैं। तो राइज एंड राइज ऑफ बीजेपी इस पुस्तक के लेखक पारिजात सिन्हा का एक छोटा परिचय हमने आपके सामने रखा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा, इतने संक्षिप्त में लेखक महोदय का परिचय हम सभी के साथ कराने के लिए। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि फॉल एंड राइज, राइज एंड फॉल, ये सारे फ्रेजेस तो हमने सुने हैं, लेकिन राइज एंड राइज ऐसा शीर्षक कम से कम मेरे लिए पहली बार सुनने में आया। तो मन में सवाल होंगे कि ऐसा शीर्षक क्यों? तो इसका जवाब जानने के लिए अपने बीच आज जाने माने शिक्षाविद श्री अशोक सिंह जी उपस्थित हैं और उनसे आग्रह करूंगी कि वे आए और पुस्तक के बारे में बीज वक्तव्य देकर हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय नंदकिशोर जी, सुशील जी, मनोज सिन्हा जी, लगता है कि मास्क भी हटाने की जरूरत है, आवाज बफर्ड हो जाएगी। और मैंने कहा कि आदरणीय नंदकिशोर जी, डॉक्टर मनोज सिन्हा जी, सुशील जी और सभी अन्य मित्रगण जो यहाँ उपस्थित हैं, पारिजात सिन्हा जी की पुस्तक परसों रात में मुझे मिली। कल मैंने उसको देखने समझने का प्रयास किया और कई चीजों से बहुत प्रभावित हुआ। एक छोटी सी कठिनाई मैं शुरू में ही आपको बोल दूं और मैं पारिजात जी से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस तरह की पुस्तक, वो भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में, अगर हिंदी में नहीं उपलब्ध हो तो बहुत लोगों के लिए उपयोगी नहीं होगी। तो भविष्य में इसका एक हिंदी संस्करण भी निकालें। मैं और इस पर टिप्पणी कर देता हूं, लेकिन हिंदी संस्करण भी होना चाहिए। इस पर कार्य चल रहा है कार्य बहुत अच्छा, और ये ज्यादा उपयोगी होगा बहुत सारे लोगों के लिए। चलिए, अंग्रेजी में भी है, वो बहुत अच्छे ढंग से पारिजात जी ने लिखा है। मैं कुछ चीजों पर ही टिप्पणी करना चाहता हूं, पुस्तक की कुछ विशेषताएं, कुछ सुझाव और कुछ उसका महत्व। सबसे पहले महत्व को देखिए, क्यों इस तरह की पुस्तक आज प्रासंगिक है। किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, 2014 से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र में शासन है। अधिकतर प्रमुख राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रमुख राज्यों में। और राइज एंड राइज ऑफ बीजेपी का एक संदेश और है कि देखिए, अक्सर rise and fall of the Third Reich, rise and fall of the Roman Empire, decline and fall of the Roman Empire, decline and fall of the Mughal Empire, decline and fall of British imperial rule. भारतीय जनता पार्टी के मामले में फिलहाल फॉल की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ये अभी राइज एंड राइज की ही श्रेणी में या उसी संदर्भ में अभी ये चल रहा है। इस साल उदाहरण स्वरूप पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है और आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंभीर चुनौती पेश की है तृणमूल कांग्रेस को। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर पश्चिम बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन हो जाए। जिस राज्य को वामपंथ का गढ़ माना जाता था, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी जीतना मुश्किल होता था, उस राज्य में आज लोकसभा की सीटों में बड़ी संख्या आई 2019 में, और विधानसभा में
हम लोग सबको मालूम है कि किस तरह की चुनौतियां है वहां पर और किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। तो ये राइज एंड राइज का संदर्भ यही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके जो सदस्य हैं, वो दावा करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। कम से कम जो मास पार्टीज हैं उसमें तो निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया में। कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां कोई लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है। पार्टी के मेंबरशिप में भी कोई बहुत वॉलंटियरिज्म नहीं होता है। तो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में, भारत में उसकी सत्ता पर एक मजबूत पकड़ बन गई है, लेकिन इसी का महत्व नहीं है। मैं समझता हूं कि इसका महत्व और चीजों को समझना चाहिए, सब आप लोग सब परिचित हैं। जो दीर्घकालिक लक्ष्य रहे बीजेपी के, अनुच्छेद 370 को समाप्त करना, इस पुस्तक के में अनुच्छेद 370 का भी एक अच्छा वर्णन है। 370 के संबंध में समस्याएं और किस तरह के कदम उठाए गए। तो 370 है अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना, यह काम अब शुरू हो गया। कुछ और दीर्घकालिक लक्ष्य हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कि वो भी शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये चीजें तो हो ही रही हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राजनीतिक दलों, लोगों की सोच, उनके दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है। जो लोग पहले राम मंदिर का नाम नहीं सुनना चाहते थे, अब वो राम मंदिर में योगदान कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल राम मंदिर का स्वागत कर रहा है। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का स्वागत किया। ये मैं समझता हूं ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव है। ये जो चेंज बीजेपी ने भारत के माइंड सेट में लाया, जिस तरह की सोच थी लंबे समय तक कांग्रेस के शासनकाल में, वो अब उखड़ रही है, बदल रही है। तो बीजेपी की ये सफलता है। इसी संदर्भ में इस पुस्तक का महत्व, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का इतिहास लंबा है। 1885 कांग्रेस के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं। शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जब कांग्रेस के 50 वर्ष हुए थे तो एक इतिहास उन्होंने लिखा था। कांग्रेस की शताब्दी के समय वीएन पांडे और एक हम लोग के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की संपादित एक 5 खंडों में किताब लिखी थी। भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी का प्रिकर्सर, के 75 वर्ष पूरे होंगे आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी के बनने के भी 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2030 में। तो बीजेपी के संदर्भ में भी मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि इस तरह की विद्वतापूर्ण विश्लेषण और पुस्तक लिखी जाए। उस दिशा में पारिजात सिन्हा जी का ये जो प्रयास है, मैं समझता हूं ये शुरुआती बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक की यात्रा, यानी 2 भाग, इसको कई भागों में बांटा गया है, लेकिन मैं 2 प्रमुख भागों पर बात कर रहा हूं। एक भारतीय जनसंघ का 1977 तक, 77 में भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में, और फिर भारतीय जनता पार्टी के तौर पर 1980 से फिर उभर कर आना, और वो प्रक्रिया चल रही है, 40 साल पूरी हो गई। इन दोनों का बहुत बारीकी से, बहुत विस्तृत, बहुत तथ्यात्मक इन्होंने विश्लेषण किया है, समग्र जानकारी उपलब्ध कराई है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जितना भी है, कौन से कारकों ने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के उदय में योगदान किया, कौन सी समस्याएं आई, कहां पर अवसर आए जो शायद नेतागण उसका उपयोग करने में चूक गए, इसका भी विश्लेषण है। कुछ खामियों की भी बात है, कुछ कमजोरियों की भी बात है, किस तरह के बदलाव किस समय अपेक्षित था और नहीं हुआ। इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आज भारत में एक वर्चस्व की स्थिति में है। एक जमाने में कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी की नगण्य उपस्थिति थी। पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 3 स्थान मिले थे। 1984 में भारतीय जनता पार्टी उससे भी नीचे आ गई थी
कितनी सीटें आई थी आपको याद होगा? 2। कांग्रेस को 400 से अधिक आए थे। आज की स्थिति है कि कांग्रेस विपक्ष बनने लायक स्ट्रेंथ नहीं हासिल कर पाती है। सरकार बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, विपक्ष तो बनाने की क्षमता होनी चाहिए थी। ये एसिमेट्रिक स्थितियां जो पैदा हुई है, कैसे हुई है, बीजेपी क्या इसमें योगदान रहा है, कि नेताओं की क्या भूमिका रही है, इन सब का बहुत ही इन डेप्थ मैं कहूंगा वर्णन पारिजात जी ने किया है। सभी प्रमुख नेताओं जिनका नाम हम लोग सब जानते हैं, अटल जी, अडवाणी जी वगैरह के बारे में ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके सहयोगी, इन सबके योगदान का वर्णन है। लेकिन ऐसे नेताओं का भी है इनका लोग नाम नहीं जानते हैं, आम लोग तो नहीं जानते हैं। मैं समझता हूं पार्टी के भी बहुत कार्यकर्ता नहीं जानते होंगे। उनके बारे भी इस पुस्तक में आपको काफी गहन जानकारी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का मैं एक तुलना कर देता हूं। इनकी पुस्तक में कुछ हद तक आई है। कांग्रेस के 2 अध्यक्षों की हत्या हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी। दोनों की हत्या किनके द्वारा हुई? ऐसे तत्वों के द्वारा जिनका कांग्रेस पार्टी ने ही पोषण किया था, चाहे वो एलटीटीई हो या बाद में खालिस्तानी तत्व हो। इनको बढ़ावा तो मूलतः कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस के अपने षड्यंत्र का परिणाम हुआ कि उसके 2 प्रमुख नेता, देश की भी क्षति हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अच्छी चीज हुई, देश की क्षति हुई, लेकिन वो उनका था। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का देखिए। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अति विशिष्ट व्यक्ति, संविधान सभा में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। उनकी मृत्यु अत्यंत संदिग्ध परिस्थितियों में कश्मीर में हुई थी। उस समय की सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की सरकार ने, कोई जांच करवाने की भी आवश्यकता नहीं समझी। आज भी यह विश्वास किया जाता है कि अगर उनकी प्रत्यक्ष हत्या नहीं हुई तो कम से कम आप कह सकते हैं कि किलिंग बाय नेग्लिजेंस, बीमार पड़े व्यवस्था नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रमुख व्यक्तित्व की मृत्यु अत्यंत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, दीनदयाल उपाध्याय जी। इनके मामले में आप कह सकते हैं कि सरकार जो थी उस समय की, दोनों को चाहती थी कि रास्ते से अलग हो जाना। ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने इनकी हत्या करवाई, लेकिन सरकार ने इन परिस्थितियों की जांच करने की भी कोई बहुत आवश्यकता नहीं समझी जो सरकारें थी उस समय। तो बीजेपी के 2 अध्यक्ष, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु, उसकी लीपापोती। कांग्रेस के 2 अध्यक्ष, स्पष्ट तौर पर उनकी हत्या, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यकलापों के फलस्वरूप ही ज्यादा हुआ। कि पुस्तक में कुछ चीजों पर मैं कमेंट करूंगा कि थोड़ा जिनको आप भविष्य में हो सकता है नए संस्करण में आप शामिल कर सकते हैं। आंकड़े बहुत अच्छे दिए गए हैं पुस्तक के अंत में। वोट परसेंटेज, सीट परसेंटेज वगैरह में किस तरह का बदलाव हुआ, पाइएगा विस्तृत आंकड़े बीजेपी के बारे में। थोड़ा और उपयोगी होता अगर कुछ आंकड़े एकत्रित किए जाते भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के बारे में, उसकी शाखाओं के बारे में, ब्रांचेस किस तरह से बढ़े आरंभ से लेकर आज तक। आरंभ में दिल्ली में छोटे से विद्यालय में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। उन सब का वर्णन आप किताब में पाइएगा। आज वो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैल गई है। क्षेत्रवार विस्तार का भी इनकी पुस्तक में वर्णन है, और विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में उत्तर पूर्व में और पूर्व में जिस तरह का उदय हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में कुछ आंकड़े होने चाहिए कि सदस्यता कैसे बढ़ी, ब्रांचेस कैसे स्टैब्लिश हुए। डिजिटल रणनीति अपनाने में भी बीजेपी बहुत आगे रही है, डिजिटल स्ट्रैटेजीज, और उसकी सफलता पिछले कुछ वर्षों में इससे भी जुड़ी हुई है। इस पर भी आपकी पुस्तक में कुछ मुझे लगता है कि और होना चाहिए।
पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे शासनकाल के दौरान आई है 2014 से, भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी एक लेफ्ट लिबरल लॉबी बहुत ही सक्रिय रही है, फिर बहुत सक्रिय है, आज भी बहुत सक्रिय है। बीजेपी को डैमेज करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, बीजेपी के विरुद्ध तरह तरह के आरोप, अनर्गल आरोप लगाने के लिए। यह भी एक विश्लेषण करने की जरूरत है कि इस तरह का रिएक्शन, इस तरह की प्रतिक्रिया कैसे होती है, क्यों होती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में किस तरह का दृष्टिकोण अपनाया और क्या और कर सकते थे। मैं समझता हूं कि आप पुस्तक बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं लिख रहे हैं, पुस्तक आपकी है आम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की चीजों का भी विश्लेषण अगर शामिल रहे तो मुझे लगता है कि और उपयोगी होगा। पूरे तौर पर मैं ये निष्कर्ष आपको निकालूंगा और ज्यादा समय में नहीं लेना चाहता हूं कि ये पुस्तक भारतीय जनता पार्टी के पूरे इतिहास को समझने के लिए, जनसंघ से लेकर आज तक, बहुत ही उपयोगी है। कई और किताबें लिखी गई हैं जो एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से है। क्रिस्टोफर जैफरी लॉर्ड वगैरह टाइप के लेखक, विनय सीतापति की एक किताब जो पिछले साल आई थी वो थोड़ी अलग थी, लेकिन वो सीमित थी। उसका टाइटल था जुगलबंदी। जुगलबंदी का मतलब अटल अडवाणी जुगलबंदी। तो एक पहलू भारतीय जनता पार्टी के, इनकी पुस्तक व्यापक है, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी। तो जिसको भी बीजेपी और भारत का भविष्य की चिंता है, उसके लिए ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वगैरह महत्वपूर्ण होता है, वहां भी मुझे लगता है कि पुस्तक उपयोगी होगी। वहां पर हिंदी संस्करण ज्यादा उपयुक्त होगा। राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ी हुई पार्टी नहीं है। हिंदी को बढ़ावा देना पार्टी का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। और अंत में मैं ये भी कहूंगा, जो बीजेपी के आलोचक हैं, विरोधी हैं, उनको भी संभवतः ये किताब पढ़नी चाहिए। तब उनको समझ में आएगा कि बीजेपी का राइज कैसे हुआ है और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं। उनके लिए भी कुछ हद तक ये किताब उपयोगी होगी। अब उनको रिकमेंड करना तो बुक देखकर ही नाराज हो जाएंगे। वो तो चाहेंगे कि राइज एंड फॉल ऑफ बीजेपी होना चाहिए। अब ये दुर्भाग्य है कि अभी तक तो राइज एंड राइज ही है, फॉल होने का अभी तो कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है होगा, लेकिन उनके लिए भी मुझे लगता है कि उपयोगी होगा। आपने जो प्रति मुझे दी, मैं आज उससे एक ऐसे व्यक्ति को सौंप रहा था जो बीजेपी के भारी आलोचक हैं। उन्होंने कहा कि मुझे क्यों दे रहे हैं, मुझे थोड़ा समझ में आपको आएगा कि आप किस चीज की आलोचना कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है। इसी के लिए मैंने कहा कि उनको भी रिकमेंड मैं करता हूं कि वो भी इस पुस्तक को पढ़ें। ये कि पुस्तक के बारे में मेरी तरफ से एक संक्षिप्त जानकारी, आपको बहुत लंबा चौड़ा रिव्यू लिखा जा सकता है। मैं एक चाह रहा हूं कि रिव्यू में लिखूंगा जो समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में प्रकाशित हो और विस्तृत होगा और तरह की जानकारी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए और हमारे मंच को उपस्थित मित्रों के लिए मैंने ब्रीफ आउटलाइन दे दिया क्या है और किस तरह की क्षमता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सिंह, इस पुस्तक की प्रासंगिकता और महत्व से हम सबका परिचय कराने के लिए, साथ ही कुछ सार्थक सुझाव भी देने के लिए, जिस पर निश्चित ही मुझे विश्वास है कि श्री सिन्हा जरूर विचार भी करेंगे और अमल भी करेंगे। मैं स्वयं एक लेखिका हूँ और मैं ये मानती हूँ कि पुस्तक की समीक्षा कितने ही प्रकांड विद्वान कर लें, लेकिन उसके कई सूक्ष्म पहलू ऐसे होते हैं, या विशेषकर उसकी आत्मा का जब परिचय कराना होता है तो स्वयं लेखक को मंच पर आकर खड़ा होना ही पड़ता है। तो इस पुस्तक की यात्रा के जो बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे पल होंगे, अनुभव होंगे, पड़ाव होंगे, कुछ ऐसी यादें होंगी जो श्री पारिजात सिन्हा के पास ही होंगी। तो उनसे अब मेरा ये सविनय आग्रह कि वे यहाँ मंच पर आए और इस पुस्तक के क्या, क्यों, कैसे, कब जैसे पहलुओं से हम सभी को परिचित